भारत के सबसे पुराने मिथकों में से एक, उसके अंदर छिपा है एक गहरा राज। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है, लेकिन क्या हो अगर इसका असली मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और वैज्ञानिक हो। तो सवाल ये है, क्या एक 3000 साल पुरानी कहानी आज के क्लाइमेट साइंस को समझा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सवाल ही हमारे आज के विश्लेषण की जड़ है। ये एक ऐसी संभावना की पड़ताल है जो इतिहास, धर्म और विज्ञान को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उसके सोर्स को समझना होगा, और वो सोर्स है वेद, प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक विशाल भंडार। और हाँ, ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वेदों में फिलॉसफी है, कविता है और कुदरत को लेकर बड़े गहरे ऑब्जर्वेशंस हैं। सच कहें तो पूरे के पूरे भारतीय दर्शन की नींव ही इन वेदों पर रखी है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, मतलब इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये एक ऐसा ज्ञान है जो समय से परे है, जो पुराने जमाने के ऋषियों पर प्रकट हुआ था। और यही बात हमें इशारा करती है कि इन ग्रंथों में शायद कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब इस ज्ञान के महासागर से निकलकर चलिए इसकी एक सबसे ड्रामेटिक और एक्शन पैक्ड कहानी पर फोकस करते हैं। ये श्लोक देखिए, सीधा ऋग्वेद से लिया गया है। ये हमारी कहानी का स्टेज सेट करता है। इसमें एक नायक, एक राक्षस और दुनिया के पानी को आजाद कराने की एक जबरदस्त लड़ाई का जिक्र है। तो मैदान में हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ इंद्र, जो तूफान और बारिश के पावरफुल देवता हैं, और दूसरी तरफ है वृत्र, एक विशाल ड्रैगन जिसे अहि यानी सांप के नाम से भी जाना जाता है। कहानी का प्लॉट बहुत सिंपल है। वृत्र, जिसका संस्कृत में मतलब ही है ढकने वाला, वो दुनिया की सारी नदियों, सारे पानी को कैद कर लेता है, और इसका नतीजा एक भयानक सूखा, इतना भयानक कि पूरी दुनिया पर जिंदगी खत्म होने का खतरा मंडराने लगता है। और बस यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड लेता है। अब हम इस कहानी की ऊपरी परत को हटाकर इसके नीचे छिपे साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ही इस पूरी पहेली की चाबी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वृत्र सच में कोई ड्रैगन था ही नहीं? क्या हो अगर ये कहानी किसी दानव के बारे में न होकर किसी और चीज का सिंबल हो? एक बहुत बड़ी कुदरती घटना जिसे पुराने लोगों ने एक यादगार कहानी का रूप दे दिया। पहला क्लू तो वृत्र के नाम में ही छिपा है। इसका मतलब है ढकने वाला या घेरने वाला। ये उसके रूप के बारे में नहीं, बल्कि उसके काम के बारे में बता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ढकता क्या है? और यहीं पर आती है ये हाइड्रो साइंटिफिक थ्योरी। इसके मुताबिक वृत्र कोई दानव नहीं, बल्कि हिमालय के विशाल ग्लेशियर का एक शानदार मेटाफर है। सोचिए, एक ग्लेशियर जो पूरे लैंडस्केप को ढक लेता है और भारी मात्रा में ताजे पानी को बर्फ के रूप में कैद कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कहानी में वृत्र नदियों को रोकता है। अच्छा, तो अगर वृत्र ग्लेशियर है तो फिर इंद्र कौन हुआ? इस थियरी के हिसाब से इंद्र भी कोई देवता नहीं, बल्कि वो नेचुरल फोर्स है जो ग्लेशियर को पिघला सकती है, यानी सूरज की गर्मी और मॉनसून की एनर्जी। और उनका जो मशहूर हथियार है वज्र, वो कुछ और नहीं बल्कि सूरज की वो तेज गर्मी है जो बर्फ को तोड़ देती है। अब जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये कहानी भारतीय उपमहाद्वीप के एनुअल वाटर साइकिल का एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन बन जाती है। देखिए, गर्मियों में सूरज की एनर्जी यानी इंद्र हिमालय के ग्लेशियरों यानी वृत्र पर हमला करती है, बर्फ पिघलती है और सूखी नदियों में मानो जान आ जाती है जो नीचे मैदानों को सींचती हैं। तो अब जब हमने ये एक कोड क्रैक कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये चाबी वैदिक ग्रंथों में छिपे दूसरे तालों को भी खोल सकती है। और मजे की बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ इंद्रवृत्र की कहानी तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर हम इसी नजरिए से देखें तो दूसरे मिथकों को भी समझा जा सकता है, जैसे अहिल्या की कहानी या अप्सराओं की कहानी। जैसे अहिल्या नाम का एक मतलब बिना हल चली जमीन भी हो सकता है, जिसे इंद्र की बारिश उपजाऊ बनाती है। इसी तरह यजुर्वेद में तो साफ साफ लिखा है कि अप्सराएं सूरज की किरणें हैं। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ मन घड़ंत कहानियां नहीं, बल्कि कुदरती घटनाओं के पोएटिक डिस्क्रिप्शंस हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक दिमागी कसरत से कहीं बढ़कर है। ये हमें दिखाता है कि पुराने ग्रंथ सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं थे। नहीं, ये तो नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए बनाए गए बड़े सफिस्टिकेटेड सिस्टम्स थे। उन लोगों ने कुदरत के काम करने के तरीके को समझा और उस ज्ञान को ऐसी कहानियों में पिरो दिया जो हजारों साल तक जिंदा रह सके। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं,
और कितने ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं। जब हम इन कहानियों को एक नए नजरिए से देखते हैं तो वो हमें सिर्फ अपने अतीत के बारे में नहीं बल्कि उस दुनिया के बारे में भी सिखाती हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं। शायद सबसे बड़े राज हमेशा से हमारे सामने ही थे, बस उन्हें देखने के लिए एक सही नजरिए की जरूरत थी।